नाज़िम, इस वक्त ईवीएम के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से मुख्तलिफ तरह की खबरें चल रही हैं और गवर्नमेंट रिसेंटली जॉइंट सेशन कॉल किया गवर्नमेंट ने और उसमें कहा जी कि इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर वोट किया जाएगा, जॉइंट सेशन से इसको पास करवाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने लंच किया जिसमें कोalition पार्टनर्स के जो लोग थे, उनके मेंबरान थे, वो भी शामिल थे। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये फील किया कि कोalition पार्टनर्स के जो एतराज़ात हैं उसके बाद शायद ये बिल पास नहीं हो सकेगा, तो जॉइंट सेशन वो मौखर कर दिया गया। अब रिपोर्टेडली 16 तारीख को फिर जॉइंट सेशन गवर्नमेंट कॉल कर रही है। बेसिकली मसला है क्या, ईवीएम पे प्रॉब्लम क्या है ऑपोजिशन को, और क्या ईवीएम नहीं तो फिर बेसिक किस तरह का सेटअप होना चाहिए? क्योंकि मुल्क में मौजूदा जो निज़ाम है इंतखाबात का, उसको तो शुरू दिन से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम के इस हिस्से में इसको जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब ने, साबिक वफाकी वजीर है, मेंबर कौमी असम्बली के, सीनियर पॉलिटिशियन है, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे मिजाज है, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर आप क्या समझते हैं, ईवीएम ठीक है इलेक्शंस के लिए? ईवीएम की तरह का कोई सिस्टम आना चाहिए मुल्क में? देखिए जी, ये तो प्रोज एंड कॉन्स हर चीज की भी होते हैं, माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। बिल्कुल ठीक। और फिर एक जब नई चीज आती है उस पर क्रिटिसिज्म भी होता है, उसके हक में एडवोकेसी होती है। लेकिन मौजूदा हुकूमत का ट्रस्ट नहीं है इनका अवाम पर। ये कोई पॉलिटिकल लीडर होता है जिसका अवामी ट्रस्ट होता है तो वो तो सही थ्रू करा ले। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे जो इलेक्शन कराने वाले इदारों पे भी काफी हरफा है हमेशा, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसको इलेक्शन के दिनों में बेबस कर दिया जाता है। हम क्योंकि हमेशा से इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन कमीशन का रोल बिल्कुल कोई आदमी उनकी सुनता ही नहीं है। तो जब हुकूमतों का इतना मदाखलत हो और रिग किए जाए पोल्स और फिर कभी भी हर इलेक्शन में इल्जाम लग जाता है, तो आप खुद सोचेंगे क्यों कोई कबूल करेगा। और ये तो एक बटन से जो चीज कंट्रोल हो, मेरे जैसा जाहिल आदमी तो समझता है कि जहां ये इतने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन में प्रिजाइडिंग जस्टिस और पोलिंग ऑफिसर्स उन सबको इधर दबा के और अपनी मर्जी का धांधली कराते हैं, तो जहां एक बटन होगा वो तो सबसे आसान है कि एक बटन से जैसे भी कर लेंगे। तो बहरहाल दुनिया में जहां ईवीएम्स आई भी है तो उन्होंने खत्म कर दिया, वो सबसे ट्रस्ट नहीं है लोगों का। तो हमारे पास हालत भी है कि वो अब अगर कहीं बिजली नहीं है, कहीं सिस्टम नहीं ऑफ हो जाता है, तो ये सारे आप देखें इसमें अभी तक इस मुल्क में ना इतनी एजुकेशन है देहातों में कि वो खवातीन हमारी जो है वो कैसे जाके उन बटनों के ऊपर वो कैसे देखेंगी कि क्या करना है हमने। तो अगर उनको समझाने वाला होगा तो वो भी तो आप दादली के जुमरे में आएगा। तो ये इसको ठीक है, इसको बहस होनी चाहिए, इसको अंडर डिस्कशन रखना चाहिए। और जब भी कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो अवामी राय के साथ आए और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन के बाद अगर वो चाहेगी तो ये होगा, वरना अदरवाइज ये फिटाइल एफर्ट है। और ये जॉइंट सेशन साहब आपने ये जो आपने कहा कि कभी अवामी हुकूमत आए, हमने देखा कि आप भी इलेक्शंस लड़ते रहे हैं, आप पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, अभी भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। मुल्क में जब भी इंतखाबात हों, हारने वाली हर जमात कहती है कि ये अवामी हुकूमत नहीं है, ये ठीक तरीके से जीत कर नहीं आई। ऐसे तो फिर कभी भी इस मुल्क के अंदर ऑपोजिशन टेबल पर नहीं बैठेगी गवर्नमेंट के साथ, वो आप गवर्नमेंट में हो या आप ऑपोजिशन में हो, तो कोई भी नहीं बैठेगा। आर्गुमेंट ठीक है ना कि जब तक अवामी हुकूमत ना हो, ट्रस्ट ना हो अवाम का, तो ये कोई काम नहीं चलेगा। तो हमारे मुल्क में बस वही सिस्टम ठीक है जो चल रहा है, जो लोग भी कुछ आती है उसके, और उसमें ट्रेन भी अब हो गए हैं कि अब वो जहाँ धांधली हो रही हो तो कम से कम उन्होंने पांच जगहों पे लोग उसको रेजिस्ट करते हैं। तो अब तो अगर इलेक्शन जो होगा इसमें जो धांधली करने वाले हैं वो बटन के जरिए धांधली तो कर लेंगे, लेकिन जो पहले पुराने तरीके हैं वो तरीके नहीं चलेंगे। इसलिए सबके दिल में ये शक व शुबहात है कि लोग अब इतने अवेयर हो गए कि अपने पोलिंग स्टेशन पे वो अपनी गार्ड करेंगे अपने वोटर्स को और उनके रिजल्ट को। और अब तो वो फॉर्म 47 जो है उसके लोग लड़ मर जाते हैं कि हमें दें हमारा फॉर्म, तो वो उसको भी वो मिसयूज करते हैं। तो ये दस्का का रिपोर्ट आ नहीं गई आपके सामने? जी, बिल्कुल। इस रिपोर्ट के बाद तो कोई जवाब नहीं बनता कि आप ऐसा ऑपरेशन शुरू करें जिसमें फिर एक दफा मुल्क में क्यास हो और फिर डिस्टेबिलिटी हो, लोग हमारे मोतबर इदारा जो है जिसपे सबका फेथ है फिर उस पर हर्फ उठे कि उन्होंने ये कर दिया। तो ये भी तो मुल्क के लिए अच्छी चीज नहीं है ना कि आपकी जुडिशरी पे और आपकी आर्म फोर्सेस पे हर वक्त
ठीक है, कहाँ से आएगी? बुलबुल खत्म हो जाती। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए रियाज साहब, जिस तरह आपने डस्का इलेक्शन की एग्जांपल दी, वो एक बाई इलेक्शन था, तमाम पार्टीज जो हैं वो फोकस कर रही थी, कलेक्टिव फोकस था उस हल्के के ऊपर, इस वजह से वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होगी। जब जनरल इलेक्शंस होंगे, पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे, तो इस तरह सिवाय कैंडिडेट्स के को इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा होगा उस हल्के के ऊपर, सिर्फ उम्मीदवार जो है वो देख रहे होंगे उस हल्के को। तो ऐसे में अगर पिछले सिस्टम्स के तहत इलेक्शन होता है और फिर दोबारा जो भी जमात अपोजिशन में आती है, आपको नहीं लगता कि वो फिर एतराज करेगी कि देखें जी मुल्क में तो इंतखाबी निज़ाम ही ठीक नहीं है? अगर पीटीआई हारती है तो वो कह देंगे जी हम तो पहले ही बात कर रहे थे रिफॉर्म्स की, और आप हारते हैं तो भी पीटीआई कहेगी कि अब आपको एतराज किस चीज़ पे है, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ईवीएम वाला इस तरह का कोई सिस्टम ले आए तो चीज़ें बेहतर हो जाए। नहीं, ये देखें जी, हमारे मुल्क में जो फोर्सेज इलेक्शन कराती है ना, एक तो ऑन द फेस ऑफ इट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनका तो रोल बड़ा फ्री होता है। वो तो कभी जब भी जाओ उनके पास, अपील में जाओ उनके पास, अपनी शिकायत लेके जाओ, वो तो सुनते हैं। लेकिन बाकी जो कंट्रोल कर रहे होते हैं उनको, ये उनकी अपनी सिस्टम होती है, जान के कुछ ऐसी चीजें बीच में रख दें ताकि लोग लड़ते भी रहे और डिवीजन भी रहे, और पार्लियामेंट जो है उसकी एक वक़्त जो है वो कम हो जाए। लोगों की नजरों में देखें जी ये तो हर वक्त इल्जाम लगाते हैं, हर वक्त करते हैं, तो अगर में इल्जाम लगते हैं तो कुछ हकीकत तो होती होगी ना। तो ये कौन, अब हमारी इतनी उम्र हो गई है, मैं कितने इलेक्शन लड़ बैठा हूँ, तो मैं खुद समझता हूँ कि जो हमारे इलेक्शन में जान के इनको फ्रूटफुल ना बनाने के लिए कुछ ऐसे बीच में रख दी जाती हैं चीजें ताकि ये वैसे बदनाम हो जाए, जब पावर में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए बस वो लड़ती रहे। ठीक हो गया। अब रियाज साहब, आप क्योंकि सीनियर पॉलिटिशियन हैं और मुल्की मामलात को भी बड़ा कीनली देखते भी हैं, अभी एक आखिरी सवाल, आज एक मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से, और अब कुछ एमडीए ये भी हो रही है कि पीपल्स पार्टी शायद वापस पीडीएम में आ जाए। हालिया चंद दिनों में पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग पर, और नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से जो पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाए गए, आपको लगता है कि अब आगे पीपल्स पार्टी का आना आसान होगा, या जिन टर्म्स के ऊपर पहले इनसे माफी का मुतालबा किया गया वही मुतालबात अभी भी रखे जाएंगे इनको वापस पीडीएम में लेके आने के हवाले से? मैं आपकी पर्सनल राय जान लूं। ये पॉलिटिकल बातें जो पॉलिटिकल लोगों के दरमियान होती है बड़ी फ्रूटफुल होती है, और मौलाना फजल रहमान जैसा ऑनरेबल आदमी और एक जीरक इंसान, एक तजर्बाकार पॉलिटिशियन, एक मजहबी रहनुमा, एक स्कॉलर, एक परफेक्ट पॉलिटिशियन और एक ग्रिप रखने वाला एक शख्सियत है जो जिसमें सब एतमाद करते हैं। अगर तो मौलाना साहब से, बिलावल साहब जो है वो तो नौजवान है, तो अगर मौलाना साहब ने कोई उनको अच्छी बातें बता दी और उस पर अमल दरामद करेंगे तो ये मेरा ख्याल है पीपल्स का पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, और मुल्क की सियासत के लिए भी, और मुल्क के अंदर जो जरूरत है जिस चीज की एक हमांगी की पॉलिटिशियन की बात दरमियान और अवाम की नुमाइंदगी में एक बेहतर निजाम बन सकता है कि अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना साहब की जमात ये सारे मुल्क के बैठे हैं, तो फिर पार्लियामेंट की बाद में जो इलेक्ट होंगी वो भी, उसमें भी काम सलीके से सकेगा। तो मेरा ख्याल है मौलाना साहब उनको सही मायने में गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जाती राय, लीडर है तो मेरा ख्याल है वो भी इस पे एग्री करेंगे। आपकी जाती राय में पीपल्स पार्टी को बाकी पीडीएम की जो पार्टीज है इनके साथ ऑपोजिशन, पार्लियामेंट के अंदर वो जो मिलकर ऑपोजिशन कर रहे हैं वहां तक महदूद होना चाहिए, या पीडीएम के अंदर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की जरूरत है? क्योंकि पीपल्स पार्टी के जाने के बाद हम पीडीएम को उतना मजबूत नहीं देख रहे जितना पीपल्स पार्टी के होते। पीपल्स पार्टी हर जगह मजबूत होनी है, पीडीएम के लिए भी जरूरी है, और मुल्क की जमहूरियत में जो कुर्बानी पीपल्स पार्टी के बुजुर्गों ने दी है वो रहेगा जाएंगी। अगर पीपल्स पार्टी जो मिसाके साइन करने वाली दो जमातें हैं वो अगर आपस में नहीं बैठती तो वो तो बेनजीर भुट्टो साहब का और नवाज शरीफ साहब का आपस में ट्रस्ट था, तो उसके बाद वो ट्रस्ट न रहा, तो उसको अगर बिलावल साहब फिर से अपनी वालदा के नक्शे कदम पे चलते हुए इस ट्रस्ट को बिल्ड कर दें तो इस कौम पे मेहरबानी होगी पीपल्स पार्टी की, क्योंकि एक अवामी जमात है, उनकी एक से है और एक उनकी लेगेसी है, उनका एक कुर्बानी है, उनकी तो खून की कुर्बानी है, तो पीपल्स पार्टी को आप राइट ऑफ तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अभी मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया आतिफ चौधरी साहब ने, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत से, के इनसे जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन गया इस बिल को पास करवाना। अस्सलाम वालेकुम आतिफ चौधरी साहब।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक। आदिल साहब, पहले तो जॉइंट सेशन पे आप लोग वापस चले गए बैकफुट पर। अब दोबारा कुछ खबरें आ रही हैं कि 16 तारीख को आप लोग फिर जॉइंट सेशन कॉल कर रहे हैं। आपके इत्तेहादी तो आप लोगों को वो माने नहीं है, फिर कैसे आप लोग ये बिल पास करवाएंगे इत्तेहादियों के बगैर? देखिए, सबको ना ये हमें इतना जरूरत है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। हमने जब भी जो इलेक्शन होता है उसके बाद हम ये हर पार्टी ये कहती है कि इलेक्शन फेयर नहीं थे, इलेक्शन में धांधली हो गई। तो क्योंकि वो पुराना सिस्टम चलता जा रहा है, हमारे इत्तेहादी को एक कुछ थोड़ी सी अगर रिजर्वेशन है भी वो हम दूर कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है अगले इलेक्शन हमें भाई थोड़ी सी रिजर्वेशंस नहीं है, उनको ठीक ठाक रिजर्वेशंस हैं। सेनेटर कामिल आगा साहब जो है पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं, उन्होंने कहा जी कि जब आप लोगों को जरूरत होती है तब आप लोग हमसे बात कर लेते हैं, अदरवाइज तो आप लोग मीटिंग करना मुनासिब नहीं समझते, हमसे कंसल्ट करना मुनासिब नहीं समझते। नहीं, कंसल्ट ठीक है, उसमें अगर थोड़ी सी ये चीज उनकी एक जायज है कि अगर हम उनसे पूरी तरह कंसल्टेशन नहीं हो रही, इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है। और खान साहब हमेशा कहते हैं कि जितने भी हमारे इत्तेहादी हैं उनको काफ लीग होगी, एमक्यूएम हो गई, उन सबको बाकी भी जितने हम साथ लेके चलेंगे, उनको मजीद थोड़ा सा इस पे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है इवेंचुअली जब वो उनको समझ आएगी वो ठीक हो जाए। मेरा ख्याल है वो इस पे अग्री कर लेंगे, या उन्होंने अगर कोई चेंज करवानी वो हम कर लेंगे, लेकिन मेन चीजें करवानी बड़ी जरूरी है। नहीं तो अभी हम देख रहे हैं भारत के अंदर काफी अरसे से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, और अभी भारत के अंदर जो हालिया इंतखाबात हुए उसके बाद भारत के अंदर दोबारा पुराने सिस्टम के ऊपर जाने की बातें हो रही हैं। तो आप लोग क्यों ये समझते हैं कि ईवीएम ही बेहतर है, किसी और सिस्टम की जानिब आप लोग क्यों नहीं बढ़ जाते, या इसी को क्यों अमेंडिंग कर लेते ऐसे तरीके से जिसमें ऑपोजिशन भी आप लोगों के साथ हो, और अगले इंतखाबात अगर आप बगैर ऑपोजिशन के ये बिल पास करवा भी लेते हैं तो आपको लगता है कि आप अगले इंतखाबात के बाद उनका ये क्लेम नहीं होगा, या वो ये कंप्लेंट नहीं करेंगे कि जी इंतखाबात ठीक हुए या गलत हुए? ईवीएम में कुछ लोगों को यहाँ तो समझ नहीं आ रहा, वो लोग समझते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीजें हैं कि इसमें कोई धांधली हो सकती है। इसमें ना ब्लूटूथ है, इसमें ना इंटरनेट है, इसमें सिंपल एक मशीन है जैसे कैलकुलेटर होता है। आप कैलकुलेटर को कितना मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उसमें और उसके बाद आप मैन्युअली उसका एक रिपोर्ट भी निकल आएगी। तो ईवीएम एक बड़ी अच्छी चीज है जो उनको समझ नहीं आ पा रही। बेसिकली इसको अपोज वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने वोटर रजिस्टर करवाया गया। भाई वैसे मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, ना मैं टेक्निकली इतना कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन एज अ लेमैन और जितनी कोई इन्फॉर्मेशन मैंने इंडियन इलेक्शंस के ऊपर उनकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को देखते हुए उसके ऊपर जो एतराज़ात हुए उसको जो मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया, उसके मुताबिक अगर इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं भी है, इवन देन आप लोग इसके सिस्टम में ऐसी कोडिंग कर सकते हैं कि जिसमें चीजें चेंज हो जाए। वहां पर उन्होंने अपने पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सामने रख के जब वो बटन प्रेस किए तो बीजेपी के वोट ज्यादा निकले जितनी बार उसको प्रेस किया गया। देखिए, वो मेरा ख्याल है उसमें मुझे भी इतना उनकी टेक्निकली चीज का नहीं पता मेरा ख्याल, लेकिन वो इंटरनेट से चलता है शायद, या उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू होता है। हमने तो उससे बड़ी अच्छी मशीन बनाई है कि शुरू में था कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आएगा वो इस मशीन पे नहीं आएगा। इसके अंदर इसकी अपनी बैकअप बैटरी है, वो अपनी बैटरी से चलेगा। इसमें कोई इंटरनेट नहीं होगा, इसमें कोई ब्लूटूथ नहीं होगा। उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है जहां इंटरनेट, क्योंकि आपको पता है आजकल हैक करना बड़ा आसान है। ठीक है, तो इसमें हमारी मशीन इतनी अच्छी जा रही है, मेरा ख्याल है कि इसको बाद में ये चीज हम जैसे हमने नादरा कार्ड पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नादरा कार्ड की जितनी अच्छे हमारी रिजल्ट है, ये मशीन भी मेरा ख्याल है जब ये एक बार गो थ्रू कर देगी ये हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन ठीक है, बेस्ट प्रॉब्लम ये है कि ऑपोजिशन सामने आए, वो ये ना कि हमें ईवीएम नहीं करना, हमें इलेक्ट्रिक वोटिंग पसंद नहीं है। चले ये तो फिलहाल तो ऑपोजिशन आप लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं है करंट सिचुएशन में, और वो आप लोग भी उनके साथ नहीं बैठे जिस वक्त आप लोग थोड़ा मजबूत पोजीशन में थे। अब चूंकि वो लोग ये समझते हैं कि आपकी पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है, अब तो वो बिल्कुल आप लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। और सो फार अभी करंट सिचुएशन को देखें तो जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, आपके इत्तेहादी आप लोग उनसे खफा हैं, वो आप लोगों के साथ बैठकर एटलीस्ट इस स्पेसिफिक इशू के ऊपर वो आप लोगों के साथ चलने को तैयार नहीं है।
तो फिर गवर्नमेंट के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अगर 16 को ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, आप तो नहीं पास करवा सकेंगे इसको। देखिए इसमें बिल्कुल अभी जो लास्ट सेशन में थोड़ी सी इसमें मुश्किलात जरूर आई हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है हम अपने इत्तेहादियों को, ऑपोजिशन देखें वो तो साथ बैठने को तैयार नहीं है और उनकी तो वजह समझ आती है। उनकी वजह यह है कि हर हलके में, मेजोरिटी हलकों में उन्होंने 30-30, 40-40 हजार वोट रजिस्टर करवाया हुआ है जो वहां से बिलोंग नहीं करता, यहाँ बोगस वोट है। 30-40 हजार वोट, आप ये बहुत बड़ा नंबर बता रहे हैं। इतना ही होता है, इतने भी लास्ट जो एक सर्वे हुआ था उन्होंने पर ब्लॉक कोड में एक यूनियन काउंसिल में उनका 3-3, 4-4 हजार वोट है। तो एक यूनियन काउंसिल में 25-30 हजार वोट होता है, वहां पे 3-4 हजार वो करें अगर, तो एक एनए के हल्के में 20-25 यूनियन काउंसिल होती हैं, तो वो करते करते बहुत दूर तक चली जाती है। लेकिन अगर किसी जगह पे कम भी होगा, अगर सपोज 5,000 भी हो, क्यों होना चाहिए? नहीं, तो एक भी नहीं होना चाहिए। हाँ, होना एक भी नहीं चाहिए। अगर चले हम हाइपोथेटिकली हम 30-40 नहीं कहते, हम कहते हैं उन्होंने 5,000 एवरेज वोट रखा हुआ है, वो भी क्यों हो, 1,000 भी क्यों हो? तो इसमें ये होगा कि बंदा मौजूद होगा, थंब इंप्रेशन भी यूज होगा, उसमें आपका इलेक्ट्रिक वोटिंग भी होगी, इसमें दोनों वोटिंग है। अच्छा, वैसे देखें ना, मशीन के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो किसी भी वक्त जवाब दे सकती है। और जब आप पूरे मुल्क में आप फेज वाइज तो इलेक्शंस होते नहीं है पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस इकट्ठे होते हैं। अगर पूरे मुल्क में एक वक्त पर इंतखाबात हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कुछ जगहों पर कामयाब नहीं होती, तो फिर क्या आप रिजल्ट्स की क्या तवक्को करेंगे? और मशीन के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो बहरहाल मशीन है, काम करना छोड़ सकती है, बंद हो सकती है। देखिए ये कुछ जगह पे टेक्निकल फॉल्ट छोटी मोटी मशीन में तो आ सकता है, लेकिन ये मशीन, क्योंकि इस मशीन को ऐसा ना हो कि टेक्निकल फॉल्ट वहां पर ही है जहां पे प्रॉब्लम हो। देखिए वो उस तरह तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते ना। हाँ। वो तो अगर आपने इवैल्यूएशन हम तो किसी नई चीज में जा ही नहीं सकते। अगर देखिए हम अब अमेरिका में भी चल रहा है, इंडिया आई डोंट नो वापस आता है कि नहीं आता, उनका क्या प्रॉब्लम है, उनको रिजॉल्व करने दुनिया आगे जाती है, दुनिया पीछे नहीं आती। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे अब ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि इस तरह के जब फेजेस होते हैं तब प्राइम मिनिस्टर भी कोalition पार्टनर्स से मिलते भी हैं, उनसे उनके गिले शिकवे सुनते भी हैं और उनको बताते भी हैं कि ठीक है जी, हम आपकी ये गिले शिकवे दूर करेंगे। एमकेएम खास तौर पे हमने देखा कि जब टीएलपी के साथ गवर्नमेंट का जो मुआहदा हुआ, जो हमारे वफाकी वजीर दाखिला भी नहीं जानते कि मुआहदा क्या हुआ, उन्होंने हल्फिया कहा। बहरहाल एमकेएम ये कह रही है कि आपने उन पर से पाबंदी हटा दी है, तो आप हमारे पर से भी पाबंदी हटाएं, हमारे दफातर को खोलें। और इस तरह के मौकों पर एमकेएम के हम इस तरह के मुतालबा देखते हैं कि जब भी गवर्नमेंट पर ऐसा टाइम होता है। अभी जो है गवर्नमेंट फंसी हुई है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट अपनी कोalition पार्टनर्स किस तरह के मुतालबात को अब तस्लीम करेगी? गवर्नमेंट एमकेएम की खासतौर पर जो उनके दफातर खोलने के हवाले से, पाबंदी हटाने के हवाले से जो मुतालबात हैं, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट उनको तस्लीम करेगी? और इसी तरह के काफरी के अगर कुछ मुतालबात हैं तो गवर्नमेंट उनको तस्लीम करेगी ताकि उनको इस चीज के ऊपर रजामंद किया जा सके कि वो आए और ईवीएम के मामले पर आप उनका साथ दें? देखिए हमें हमेशा आपको ओपन रहना चाहिए, कोई अच्छी चीज हमने आगे बढ़ना है। एमकेएम हमारी जो एमकेएम पाकिस्तान है वो हमारी एलआई है, उसमें अगर कोई उनको प्रॉब्लम्स हैं, कोई चीज वो चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें हम, मेरा ख्याल है उनको हम अच्छी चीज में सपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया। काफ लीग को भी करेंगे? देखिए काफ लीग भी हमारी एलआई है। काफ लीग जो है वो एक जमात है पंजाब की, एक सेकंड थर्ड जमात आई हुई है। वो उनका एक जो गुजरात वाला पूरा डिवीजन, उनमें उनका काफी होल्ड है और वो इस वक्त स्पीकरशिप उनके पास है। तो उनको भी अगर देखिए जायज मुतालबात क्या, हम तो अच्छा चले आते भी आपने कहा ओपन होना चाहिए और आपने कहा आपके इत्तेहादी। आखिरी सवाल है, कामिल आगा साहब ने कहा जी कि आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पंजाब असेंबली के, वो भी जिस वक्त बजट पास करवाना हो या ऐसा कोई बिल पास करवाना हो तो वो स्पीकर साहब से आके मुलाकात करते हैं, अगर अदरवाइज तो वो कंसल्ट भी नहीं करते, उनसे मुलाकात भी करना मुनासिब नहीं समझते। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह नहीं चलना चाहिए? काफ लीग की वजह से आप लोग, फेडरल गवर्नमेंट आप लोगों की खड़ी है, पंजाब गवर्नमेंट आप लोगों की खड़ी है, तो आप लोगों को उनको साथ लेकर चलना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए जब वो उन्होंने बड़ी दफा खुल के कहा है चौधरी साहबान ने कि वो बिल्कुल हमारे एलआई हैं, हमारे साथ खड़े हैं। उनको देखिए हमारी आपकी
आपकी जमात के भी लोगों को समटाइम कुछ चीजें उन्होंने अपनी कुछ चीजें अगर कोई रेजर्वेशन होती है वो इसको शो करती हैं। अगर आपके एलएच का भी तुमको उनको उनके पास 3-4 वजारतें हैं फेडरल में, उन्होंने उसमें कोई चीज मेंशन करनी है या कोई चीज चेंज करवानी तो वो कह सकते हैं। देखिए ये कोलिजन गवर्नमेंट, इसीलिए कोलिजन गवर्नमेंट कभी आइडियल गवर्नमेंट नहीं होती है। कोलिजन गवर्नमेंट में आप सबको खुश करना, आपको इधर पता है सबको खुश करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप सबको खुद खुश कर ही नहीं सकते। तो इसलिए वैसे तो हमेशा कोशिश होनी चाहिए, हर गवर्नमेंट पार्टी होती है कि वो उनको एटलीस्ट सिंपल मेजोरिटी मिले। तो कोलिजन में इस तरह की हिकअप्स आती रहती हैं। आप कोशिश करते हैं कि सबको आप साथ लेके चलो, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम सबको साथ लेके चले, हमारे एलएस कोशिश करें वो हमारे साथ चले, चौधरी बरादरान ने खुल के कहा वो हमारे साथ चल रहे हैं और उन्होंने हमेशा चले देखते हैं कि फिर अब ईवीएम के मामले पे ये ऑपोजिशन पार्टीज आप लोगों का साथ देती हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया आतिफ चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आतिफ चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर याद खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।